हेलो दोस्तों, एक बार पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान इतिहास में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, और आज प्राचीन सभ्यता में जो पिछला वीडियो था, पिछले वीडियो में हमने कालीबंगा के बारे में पढ़ा। तो आज एक और नई सभ्यता, आहाड़ सभ्यता। आहाड़, आज पढ़ते हैं हम आहाड़ सभ्यता। महत्वपूर्ण है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आहाड़ सभ्यता, आहाड़ सभ्यता कहां पर स्थित है? तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, आखिर है क्या आहाड़ सभ्यता? इसकी स्थिति कहाँ है? आपने राजस्थान के मैप को देखा होगा, तो यहां पर जैसे ये राजस्थान में, तो यहाँ पर जैसे डूंगरपुर, चित्तौड़ और उदयपुर और राजसमंद ये अवस्थित थी, और यहाँ पर एक बनास नदी बहती है, और ये स्थल आहाड़ का है। ये सभ्यता, यानी ये उदयपुर के, अगर बात करें पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तो उदयपुर में है आहाड़। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित आहाड़, तो उदयपुर जिला। चलिए स्थिति के बाद में देखते हैं कि इन कई बार क्वेश्चन पूछते हैं आहाड़ सभ्यता के नामों के बारे में। मतलब इस सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है? बनास सभ्यता, इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये बनास नदी के तट पर बसी हुई थी। यानी इस सभ्यता के जो निवासी थे या लोग थे, वो बनास नदी के आसपास ही रहते थे, इसलिए इसे बनास सभ्यता कहते हैं। चलिए, आहाड़, बनास, इसे याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन आरपीएससी या फिर बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। धौलकोट की सभ्यता, ये भी इसी आहाड़ को ही कहा जाता है, धौलकोट की सभ्यता। आखिर ये धौलकोट की सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो आहाड़ था, यहां पर खुदाई में एक धूल का टीला मिला है, इसलिए इसे धौलकोट की सभ्यता कहा जाता है। एक और प्रश्न बनता है कि भाई स्थानीय भाषा में आहाड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय भाषा या वहाँ के लोकल लोग इसे धौलकोट की सभ्यता कहते हैं। ताम्रवती नगरी या फिर सभ्यता, ये भी आहाड़ या फिर बनास सभ्यता को कहा जाता है। क्यों? आहाड़ सभ्यता में जितने भी या फिर अधिकतम जो औजार, बर्तन, वस्तुएं मिली हैं, वो अधिकतर ताम्र धातु की है। नंबर 1, इस वजह से इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। दूसरा यहां पर एक ताम्र गलन संयंत्र भी मिला है। प्राचीन काल में भी आहाड़वासी इतने निपुण और कुशल थे कि वहां पर ताम्र, जो तांबा था, उसको गलाते थे और भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं या औजार बनाया करते थे, इसलिए इसे ताम्रवर्ती नगरी भी कहा जाता है। और इस सभ्यता को मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। याद रखना, आहाड़ सभ्यता, बनास सभ्यता, धौलकोट की सभ्यता, ताम्रवर्ती नगरी सभ्यता, मर्तकों का टीला। अब देखिए ये नामकरण कैसे पड़ा, मर्तकों का टीला। तो मर्तकों का टीला, यहां पर खुदाई में बहुत सारे शव मिले हैं, यानी शवों को जलाते नहीं थे, उनको दफनाते थे, और तो ये शव मिले हैं। और आप एक बार ये भी ध्यान रखना, इन शवों का जो सिर था उत्तर दिशा में, और खूब सारे बर्तन, और कुछ एक पर्टिकुलर जैसे डॉग्स है
इनकी हड्डियां भी शवों के पास में मिली है, यानी बर्तन और भी इनकी पर्टिकुलर जो व्यक्ति गया है उनकी वस्तुएं थी वो उनके साथ में दफना दी जाती थी। ये यहाँ पर एक बात सच होती है कि भाई मरने के बाद में क्या साथ लेकर जाओगे, तो आहड़वासी जरूर उनकी जो सामग्री थी वो साथ में दे देते थे, इसलिए इन्हें मृतकों का टीला सब या मृतकों का टीला भी कहा जाता था। ये तो थे इस सभ्यता के नामकरण, यानी किन किन नामों से जानते हैं। आड़, बनास, धूलकोट की सभ्यता, ताम्रवर्ती नगरी, मृतकों का टीला। अब बात करते हैं ये सभ्यता भारत और वैश्विक दृष्टि में किन सभ्यताओं के समकालीन मानी जाती है। तो देखिए एक समय था जिसे हम सैंधव, सिंधु या फिर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। राजस्थान के उत्तरी इलाका, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पाकिस्तान सिंध प्रांत, इसमें एक समय में हड़प्पाकालीन सभ्यता विकसित थी या उस कालक्रम में स्थित थी। उसी समय आहड़ की सभ्यता भी थी। इसका मतलब ये हुआ, कालक्रम की बात करें, इस सभ्यता का कालक्रम क्या माना गया है, तो 2000 ईसा पूर्व से ये चलती हुई लगभग 1200 ईसा पूर्व तक रही है। ये सभ्यता का कालक्रम है। अब बात करते हैं इस सभ्यता की खोज कब हुई और उत्खनन का कार्य किन्होंने किया, यह भी क्वेश्चन बनता है। खोज 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल और अक्षय कीर्ति व्यास, इन दोनों ने 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल और अक्षय कीर्ति व्यास इस सभ्यता की खोज की। बात करें उत्खनन की, 1961-62 ये काल था। 1961-62 में प्रसिद्ध प्रोफेसर हंसमुख धीरज सांखलिया, इनके निर्देशन में 1961-62 में आहड़ सभ्यता की या उस क्षेत्र की उत्खनन किया जाता है। बात करें हंसमुख धीरज सांखलिया, ये ऐसी सभ्यता थी जो भारत की किसी यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में या उनकी लीडरशिप में नहीं खुदाई की गई। ये एक मेलबोर्न यूनिवर्सिटी है, वहाँ मेलबोर्न यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में पूना के प्रोफेसर थे। ये पूना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे ये हंसमुख धीरज सांखलिया, और इनके साथ दिया वीएन मिश्रा ने। इन दोनों ने लीडरशिप में, नेतृत्व में इस क्षेत्र की खोज की 1961-62 में। अब एक और बात, जैसे हम नामकरण की बात कर रहे हैं तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, आघाटपुर की सभ्यता। याद रखना, ये भी आघाटपुर की सभ्यता क्यों कहा जाता है। यहाँ खुदाई में 10वीं सदी का शिलालेख मिलता है और उस पर आघाटपुर लिखा हुआ मिलता है। इसी कारण इस सभ्यता को आघाटपुर की सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए अब आहड़ सभ्यता में खास बातें क्या क्या उनको देख लेते हैं। आहड़ सभ्यता का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, आहड़वासी ग्रामीण परिवेश में रहते थे। इसका मतलब पॉइंट 1, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी, आहड़ ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, इन लोगों के जो घर थे वो कच्चे जरूर थे
परंतु बड़े बड़े घर थे और घरों के बीच में कच्ची दीवारें रखकर उसका पार्टीशन किया गया था। और इसकी एक खास बात, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे मिले, यानी स्टोव मिले, एक ही घर में 6 चूल्हे मिले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम दो तरीके से ले सकते हैं, या तो यहाँ पर संयुक्त प्रथा या फिर संयुक्त परिवार प्रचलन में थे। ये तो तय था, घर बड़े थे, एक घर में 6 चूल्हे थे, इसका मतलब वो संयुक्त परिवार था। दूसरा, या फिर ये सामूहिक भोज में विश्वास करते थे, जहाँ भी काम करते थे शाम को या सुबह एक जगह बैठकर खाना खाते थे। इसके सामाजिक की बात करें, इस चूल्हे की बात आ गई तो यहाँ के लोग मांसाहारी भी थे, मांसाहारी थे। और शाकाहार में जो खाने के अनाज थे वो यहाँ पर गेहूं, जौ और चावल, ये अनाज जरूर यहाँ पर थे। चलिए अब आहड़ वासियों का धार्मिक जीवन कैसा था। सीधे तौर से आहड़ वासियों के किसी खास धर्म में निष्ठा होना प्रतीत नहीं होता, फिर भी कुछ ऐसी बातें थी जिनसे हम कह सकते हैं कि वे लोग आस्तिक थे, मतलब किसी न किसी ऐसी देवीय शक्ति में विश्वास करते होंगे। मतलब यहाँ पर दीप खूब मिले, दीप का प्रचलन था, तो मतलब दीप जलाते थे, इसका मतलब वो किसी न किसी देवी देवताओं का पूजन करते थे। यहाँ पर एकमात्र देवी की मूर्ति भी मिली। ये खास नहीं कहा है या ऐसा प्रतीत या फिर लिखा हुआ नहीं मिला कि किस देवी की, परंतु उस देवी में मात्र या फिर ऐसा कोई फीमेल की आकर की गोडेस थी, इसका मतलब मात्र देवी की मूर्ति मिली है। महिला के 2 पद चिन्ह, यानी एक शिला या एक पत्थर पर महिला के दोनों पैरों के चिन्ह उकेरे थे या बने हुए थे। ठीक, एक और यहाँ पर ये याद रखना, बनासियल बूल, जैसे हम सांड कहें, बैल कहें, ऐसी मूर्ति मिली है यहाँ से। इन दीप मातृदेव की मूर्ति, महिला के पद चिन्ह अंकित थे और बनासियल बूल या सांड या बैल की एक पत्थर पर, इस पत्थर को ऐसे बनाया गया जैसे कि वो कोई सांड है या फिर बैल है, जिसे बनासियल बूल कहा जाता है। ये तो इनका धार्मिक परिवेश था, धार्मिक जीवन था, कोई स्पष्ट धर्म की यहाँ पर जानकारी नहीं मिलती। अब बात कर लेते हैं आहड़ वासियों का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन कैसा था? आहड़वासी आर्थिक दृष्टि से ये पशुपालन, कृषि और ताम्रोद्योग, इन पर निर्भर रहे होंगे क्योंकि ज़्यादातर यही सामग्रियां मिली हैं। बात करें पशुपालन में तो यहाँ पर घोड़े और हाथी आहड़ में या यहाँ पर उपलब्ध थे, ऐसा उत्खनन में साक्ष्य जरूर मिले हैं हाथी और घोड़े के। बात करें कृषि में तो जौ, ज्वार, गेहूं और चावल, याद रखना चावल, भारत में सर्वाधिक प्राचीन काल में साक्ष्यों के आधार पर अगर सबसे अधिक चावल के कहीं साक्ष्य मिले हैं तो वो आहड़ से। तामर उद्योग तो यहाँ पर कुल 6 तामर, गलन,
संयंत्र मिले हैं। ताम्र गलन संयंत्र मिले। एक यहाँ पर आर्थिक जीवन में मतलब आर्थिक अर्थ कैसे आता था, पैसे कैसे बनाए जाते थे, तो इनके द्वारा मर्द पात्र यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला प्रचलित थी, जिसे उल्टी तपाई, याद रखना, उल्टी तपाई विधि भी कहा जाता है। यानी कौन सी सभ्यता में उल्टी तपाई विधि से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, तो आहड़ में। ये क्या होती थी, ऑक्सीकरण की उपस्थिति में मिट्टी को सही गलाना या फिर उससे बर्तन बनाने की क्रिया होती थी, और जब मिट्टी के बर्तन बनकर तैयार होते थे तो उनके आधे भाग यहाँ पर लाल और यहाँ काले या कभी सफेद ये रंग आखिर में बन जाते थे, या उस बर्तन के इस प्रकार यहाँ से लाल भाग, यहाँ पर काला या फिर सफेद भाग, इस प्रकार के बर्तन खूब मर्द पात्र मिले हैं। कहाँ से? आहड़ से। स्पेशल पॉइंट नंबर 1, गोरे या फिर कोटे क्या थे? गोरे या कोटे किसे कहा जाता था? ये कभी कभी जैसे राजस्थान की शब्दावली पूछी जाती है, तो गोरे या कोटे आहड़ में अनाज संरक्षण के मिट्टी के पात्र थे, जिसमें अनाज संरक्षित करके रखा जाता था, एकत्रित रखा जाता था, स्टोर किया जाता था, जैसे गोरे या कोटे कहा जाता था। नंबर 2, यहां पर अपोलो, यूनानी गोड या फिर त्रिशूल, यानी एक तरफ त्रिशूल दूसरी तरफ अपोलो जो यूनानी देवता थे उनका चित्र बना हुआ मुद्राएं मिली। इसका मतलब यह है कि यूनान के साथ आहड़वासियों का या तो सांस्कृतिक दृष्टि से या फिर व्यापारिक दृष्टि से संबंध रहा होगा। और बात करें आहड़ सुर्खियों में, 2010 की बात है, नरेगा का काम चल रहा था उदयपुर के मावली तहसील धौली नगरी, उदयपुर के मावली तहसील में धौली नगरी में आहड़ सभ्यता से संबंध रखने वाले बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। इसलिए 1961-62 से जो उत्खनन हुआ उसके बाद में 2010 में एक बार वहाँ नरेगा का काम चल रहा था, कोई नाडी या फिर वहाँ खुदाई हो रही थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे बर्तन मिले, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले, जिससे पता लगाया गया कि ये सभ्यता जो धौली नगरी में जो भी साक्ष्य मिले वो आहड़ से संबंधित है। तो ये 2010 में एक बार चर्चा में थी। बात करें इस सभ्यता के पतन की, गोपीनाथ शर्मा जिन्होंने सभ्यता और यहाँ मिले बर्तनों और साक्ष्यों का अध्ययन किया और कहा कि इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण जल की कमी या फिर व्यापारिक दिवालियापन रहा है। इस कारण से यह सभ्यता नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। तो ये तो थी आहड़ सभ्यता।